हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत हम करते हैं। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन जो वर्णमाला का पढ़ाए थे आपको थ्योरी क्लास, यानी वर्णमाला के बारे में बताए थे कि वर्णमाला की संख्या 52 होती है। वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर की संख्या 11 होती है और व्यंजन की संख्या 33, वर्णमाला की संख्या 52। और मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद थे, ह्रस्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। जिह्वा के आधार पर स्वर के 3 भेद, अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर। मुखाकृति या उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 4 भेद, समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध, विपरीत, अर्ध विपरीत। उसके बाद में उष्टाकृति के आधार पर स्वर के 2 भेद, वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी। स्वरों का उच्चारण स्थान, फिर उसके बाद में व्यंजन का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। कचट तप, कचट तप का मतलब क्या होता है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यानी कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। कचट तप का जो प्रतीक 5वां वर्ण होता है उसे अनुनासिक या पंचमा अक्षर कहा जाता है। और स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कुल होती है 25। निरानुनासिक की संख्या 20, अनुनासिक की संख्या 5। अंतस्थ व्यंजन आपका य, र, ल, व। और स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 है। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है, श, ख, श, ह। इनके नाम हम आपको बता दिए थे कि तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, काकल्य है। क्लियर। य, व को अर्ध स्वर कहते हैं, र को लुंठित या प्रकंपित। फिर उसके बाद में आपका ल है पार्श्विक या ईषत। द्विगुण व्यंजन का दूसरा नाम है उत्क्षिप्त व्यंजन, की संख्या 2 है, ड और ढ। और उसके आगे हम बढ़े थे तो संयुक्त व्यंजन, संयुक्त स्वर जो होता है ए, ऐ, ओ, औ है। और संयुक्त व्यंजन छत्री, त्रिशूल, ज्ञानी, श्र। द्विगुण हो गया उत्क्षिप्त व्यंजन, इसी का द्विगुण का दूसरा नाम है उत्क्षिप्त। एक द्वित व्यंजन होता है जिसे गुच्छा व्यंजन कहते हैं। और अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष भी मैंने आपको बताया है कि अल्प प्राण का कोड 135, महाप्राण का कोड 24। 135 में अंतस्थ व्यंजन को जोड़ा जाता है, यानी कि य, र, ल, व को जोड़ते हैं। और 24 जो कोड है, 24 का मतलब कचट तप का प्रतीक दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण को हम लोग महाप्राण कहते हैं, जिसमें श्वास अधिक लगता है महाप्राण में, अल्प प्राण में कम लगता है और महाप्राण में ऊष्म ध्वनियाँ आती हैं। इन सारी बातों को चर्चा हमने आपको विस्तृत रूप से कर दिया। अघोष, सघोष एक होता है। सघोष का कोड जो होता है अघोष का 12, सघोष का आपका 345, सघोष को घोष भी कहते हैं। ये सारी बातों यानी वर्णमाला हम आपको पढ़ा दिए हैं। वर्णमाला में कुछ जो पॉइंट था मैंने आपको चर्चा कर दिया है। आज हम लोग उसी वर्णमाला की प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। आज इस सीरीज में 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन में आपको देखना है कि कितने क्वेश्चन आप कर लेते हैं। क्लियर। तो आइए पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है आपका क्या है देखते हैं कि निम्नलिखित में से पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से। आइए यहाँ पे थोड़ा सा हटाते हैं इसको। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण क्या है स्त्रीलिंग। अच्छा बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। इन चारों में कौन सा ऐसा वर्ण है जो आपका क्या है स्त्रीलिंग। तो आप बताने का प्रयास करिए, कौन ऐसा शब्द है जो स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। कौन ऐसा शब्द है जो स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो हमेशा देखेंगे स्त्रीलिंग ये जो है इकारांत, री और ई। यहाँ पे कह रहा है कि हमेशा ये जब जाते हैं दोनों के दोनों स्त्रीलिंग होते हैं। ये क्या होते हैं, दोनों स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो री आपको दिख रहा है, री भी स्त्रीलिंग की श्रेणी में आता है। यदि हम ई, री, ई
यदि 3 हम समझ गए कि ये स्त्रीलिंग की श्रेणी में आता है और यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड स्त्रीलिंग नहीं है, स्त्रीलिंग नहीं है, तो आपका बच क्या जाता है? तो बचता है आपका, देखिए ऑप्शन डी यानी ओ आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी फॉर डॉग। यानी पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वह डी है, यानी जो बड़ा ऊ है वह स्त्रीलिंग के अंतर्गत, देखिए यहाँ पे स्त्रीलिंग के अंतर्गत नहीं आता है। और यहाँ पे जितने आपको दिख रहे हैं 3 ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन निम्नलिखित व्यंजनों में कौन सा व्यंजन का उच्चारण तालु से, देख रहे हैं कि नहीं, तालु को हम लोग तालव्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तालु का ही नाम क्या है? तालव्य भी है। जो तालु है उसी को तालव्य भी कहते हैं। कि निम्नलिखित व्यंजन में से कौन सा व्यंजन का उच्चारण तालु से, यानी ऐसा कौन सा व्यंजन है ऑप्शन में जिसका उच्चारण स्थान तालव्य है। तालव्य क्या है मैं शुरू में ही आपको बता दे रहा हूं ताकि आगे भी आपके कई क्वेश्चन मिलेंगे। जो ये क क्या है? क और एक होता है च वर्ग, क च ट वर्ग, ये आपका ट वर्ग है, एक आपका त वर्ग है और एक आपका क्या है? प वर्ग। जो क वर्ग है इसका उच्चारण होता है कंठ से। किससे होता है? कंठ से। और च वर्ग का तालव्य से, यानी हम कह सकते हैं तालु। और ट वर्ग का कंठ तालु मूर्धन्य। क्या है? मूर्धन्य। मूर्धन्य को मूर्धा भी कहा जाता है। और त वर्ग का आपका होता है दंत। क्या होता है? दंत। और प वर्ग का उच्चारण स्थान होता है आपका ओष्ठ। क्या होता है? ओष्ठ। अब आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं आपको बांट दिया, डिवाइड कर दिया। अब इसमें आप जानते हैं कि क ख ग घ च छ ज ट ठ ड त थ प फ ब, यही सब आएंगे। और जो 5वां वर्ड होता है इनको हम लोग अनुनासिक या पंचमाक्षर कहते हैं। ठीक है? यहाँ पे अब आप देखेंगे तो आपका कौन सा तालव्य में है? तालव्य का मतलब आप देख सकते हैं बोर्ड पे, ये है तालव्य। क्या है ये? तालव्य है, यानी च वर्ग के अंतर्गत आएगा कि उच्चारण स्थान है। देखिए है लिखा हुआ है। तो बताइए क वर्ग का उच्चारण स्थान होता है? क वर्ग का तो भैया आपका कंठ से होता है, अर्थात तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत हो गया ये वाला। दूसरा है आपका, दूसरा क्या है? ध। तो आप देखिए तालव्य में क्या है? तालव्य च वर्ग। च वर्ग का मतलब चरखा है, छाता है, जहाज, झन्ना और इया, यही आपका च वर्ग में आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि च वर्ग में ये आया है कहीं पे? देख लीजिए बोर्ड पे, नहीं आया है, ये भी गलत। म को देखिए च वर्ग में म दिख रहा है कहीं पर? नहीं दिख रहा है। दिख क्या रहा है आपको? आपको दिख रहा है छ से छाता, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सी आपका सही होगा क्योंकि तालव्य पूछा गया है और तालव्य का जो उच्चारण स्थान होता है वह आपका होता है क्या? छ से छत्री। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये देखिए ये वर्ड च वर्ग के अंतर्गत आया है, यानी कि ये तालव्य वर्ड है, ये तालव्य का उच्चारण स्थान है। यहाँ पे मैंने फिगर से आपको दिखा दिया है।
ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर है। जब मैं आपको ये वर्ग के बारे में मैं वर्गीकरण कर रहा था तभी आपको पता चल गया होगा कि कौन सा आंसर मेरा करेक्ट है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को बताने का प्रयास करिए। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन तीसरा कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका। लुंठित ध्वनि है। कौन ऐसा है जो लुंठित ध्वनि है? लुंठित ध्वनि होता है, आप उसी को पकड़िए। कौन ऐसा वर्ड है जो लुंठित होता है? आप जानते हैं एक होता है अंतस्थ व्यंजन। क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन होता है। क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन। यदि अंतस्थ व्यंजन की संख्या पूछेगा तो आपका जवाब होगा क्या होता है? 4। कौन कौन? य, र, ल और व। इसमें जो आपका य दिख रहा है और व दिख रहा है, इन दोनों को कहा जाता है अर्धस्वर। क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं। ठीक है। र को हम लोग कहते हैं लुंठित। क्या कहेंगे? लुंठित या प्रकंपित। लुंठित या प्रकंपित कहते हैं। ठीक है। ये आपका हो गया र। और ल को जो नाम दिया गया है वह आपका नाम है पार्श्विक। क्या है? पार्श्विक या ईसत्व। क्या है? पार्श्विक या ईसत्व। अब आप यदि इसे देख रहे हैं तो यहाँ पे लुंठित ध्वनि कौन सा होगा, इस बात का आपको पता चल गया होगा कि कौन सा होगा। आपका देखिए यहाँ पे क्या है? आड़ा है, नहीं है, धनुष नहीं है, अंगा नहीं है। ये देखिए र, और यहाँ पे देखिए र। यहाँ देख लीजिए र। र को क्या कहते हैं? लुंठित भी कहते हैं और प्रकंपित भी कहते हैं। यहाँ पे लुंठित है तो कौन सा लुंठित वर्ड है? आपका र, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो आंसर होगा वह ऑप्शन डी आंसर होगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब मैं इसे बता रहे थे यानी अंतस्थ व्यंजन को मैं बता रहा था तो आपको पता चल गया होगा कि लुंठित वर्ड कौन सा होता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन जो 4 नंबर की बात होगी, तो आइए 4 नंबर की हम बात करते हैं। तो 4 नंबर की देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, बहुत ध्यान से देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये कह रहा है कि ओष्ठ कौन सा है? ओष्ठ भी होना चाहिए और स्पर्शी व्यंजन भी होना चाहिए और अल्प प्राण भी होना चाहिए और अघोष वर्ण भी होना चाहिए। लीजिए यहाँ पर कह रहा है कि ऐसा कौन सा वर्ण है जो ओष्ठ भी हो, स्पर्श भी हो, अल्प प्राण भी हो, अघोष भी हो। यानी एक आपका आंसर होगा, उसमें आपका उसका जो उच्चारण स्थान होगा वह पहले तो ओष्ठ होना चाहिए। तो आपको पता है जो प वर्ग है, कंठ तालम मूर्धन्य दंत ओष्ठ, क च ट त प, प वर्ग। प वर्ग क्या है? ओष्ठ ध्वनियां है। तो हमारा पास पहले तो प है और फ, पतंग फल दोनों ओष्ठ में आते हैं। यानी कि अगर ओष्ठ ध्वनि देखा जाए, आप क्या लिख रहे हैं? ओष्ठ कौन सा है? प वर्ग का उच्चारण स्थान है, प वर्ग। और प वर्ग में आता क्या है? पतंग, फल, बकरी, भट्टी और क्या है? मछली भी आता है, मछली। ये 5 वर्ग जो होते हैं, 5 वर्ग, ये आपके आते हैं किसमें? ओष्ठ ध्वनिया में आते हैं। ये 5 आते हैं आपके ओष्ठ में। अब आप देखिएगा यहाँ पे पहले तो प है और भ, यानी ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है और ऑप्शन सी दिख रहा है, यह दोनों आपका क्या हो गया? गलत हो गया। ये दोनों गलत हो गया क्योंकि आप ओष्ठ ध्वनिया में नहीं देख सकते। पहला पॉइंट पकड़ा गया। दूसरा पॉइंट, स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या यदि पूछा जाएगा
स्पर्शी व्यंजनों की जो संख्या होती है वो क्या होती है 25, और ये सब के यानी प और फ 25 के अंतर्गत आता है, इसलिए आप जो है कि यहाँ से पता नहीं कर पाएंगे। जो अल्प प्राण का मैंने अभी कोड बताया था, अल्प प्राण का जो कोड होता है वह 135 होता है। 135 का मतलब ये हो गया कि कचट तब का जो प्रथम वर्ण है, तृतीय है, पंचम वर्ण को अल्प प्राण कहा जाता है। क्लियर? अब आप देखेंगे तो प्रथम वर्ण कौन सा है? 1 नंबर पे आ जाएगा ये, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करिए, जो 1 है, 3 है और 5 है, इन्हीं को कहा जाता है अल्प प्राण। क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहा जाता है। जो 2 है और 4 है, इनको कहा जाता है महाप्राण। क्या कहते हैं? महाप्राण। तो यानी कि महाप्राण का कोड हम कह सकते हैं 24 हो गया, और अल्प प्राण का कोड कितना हो गया? 135 हो गया। इस बात को हम बोल सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं। अब आप देखिए कि जो प वर्ग है पहले नंबर पे, यानी कि वो अल्प प्राण होगा, बिल्कुल होगा। और जो बात रह गई यदि अघोष की, एक सघोष होता है, एक अघोष होता है, एक अघोष एक सघोष, सघोष को घोष भी कहते हैं। और अघोष का जो कोड होता है वह होता है आपका 12। कितना होता है? 12। और इसका एक पॉइंट और है जिसका नाम है सघोष, और सघोष का जो कोड होता है वह होता है 345। यानी तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण सघोष, पहला वर्ण, दूसरा वर्ण आपका क्या है? घोष, अघोष। अब पहले नंबर पे प आ रहा है नहीं, यानी आप ऐसा वर्ण देखिए जो आपका क्या होना चाहिए, वह आपका होना चाहिए ओष्ठ भी हो, स्पर्श भी हो, अल्प प्राण भी हो, अघोष वर्ण भी हो। यानी इन चारों का बात करना है तो आप यदि प को लेंगे, ऑप्शन ए प को लेंगे तो आपका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। देख लीजिए, मैंने यहाँ पे इतने सारे एक्सप्लेन किए ताकि आप समझ जाइए कि प कैसे हो रहा है। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब आपसे हम उम्मीद करते हैं कि मिलेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। देख लीजिए, बोर्ड पे है, आपके सामने है बोर्ड। 5 नंबर है क्वेश्चन। 5 नंबर कहना क्या है? एक ही ध्वनि, कह रहा है एक ही ध्वनि का द्वित हो। एक ही ध्वनि का क्या हो? ये देखिए, द्वित हो जाने पर वह क्या कहलाती है? एक ही ध्वनि है, उसे यदि द्वित कर दिया जाए तो क्या कहलाएगी? पहला है संपृक्त, द्वित नहीं होता है। संयुक्त तो होगा नहीं, संयुक्त ध्वनि में आपका छत्री, त्रिशूल, ज्ञानी, शरण और ये आपका व्यंजन है, और स्वर में ए, ऐ, ओ, औ, ये आपका स्वर, तो ये नहीं होगा। पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा ऑप्शन नहीं हो रहा है। युग्मक ध्वनि कहलाता है। क्या कहलाता है? युग्मक ध्वनि। आपका जो द्वित हो जाने पर क्या कहलाएगा? तो आपका जवाब होगा युग्मक ध्वनि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? युग्मक ध्वनि कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब होगा। यानी युग्मक ध्वनि जो होता है वही आपका द्वित हो जाने पर कहलाता है। यानी जो द्वित है उसी को युग्मक कहेंगे, और ये कहीं ध्वनि जब द्वित बन जाता है तो वह युग्मक कहलाने लगता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 क्या कह रहा है? यहाँ पे नंबर 6 आ गया है, देख लीजिए। कह रहा है जो यह है, क्या है? यह किस प्रकार की ध्वनि है? यहाँ किस प्रकार की ध्वनि है आप बताइए।
यह किस प्रकार की, अभी अभी हम आपको बताए थे कि य, र, ल, व ये चारों अंतस्थ व्यंजन में आता है। इनको अर्ध स्वर कहते हैं, इनको लुंठित या प्रकंपित, पार्श्विक या ऐसा। अभी मैंने आपको इस बात को एक्सप्लेन किया था अगले क्वेश्चन। अब यहाँ पे सवाल क्या है कि यह किस प्रकार की ध्वनि है। पहले तो हमें अर्धस्वर ऑप्शन में रहता तो अर्धस्वर हम मार देते, लेकिन अर्धस्वर है नहीं। तो अब बताइए क्या होगा। कंठ तो होगा नहीं, दंतोष्ठ होगा नहीं, कंठोष्ठ होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है तालव्य, इसी यह को हम लोग तालव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका उच्चारण तालु से होता है, इसलिए तालव्य ध्वनिया इसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 पे हम बात करते हैं, उसका जवाब आप दीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 है, उच्चारण के दृष्टि से, उच्चारण के दृष्टि से वह है। तो उच्चारण के दृष्टि से वह क्या है? आप जानते हैं कि यह वह को अर्धस्वर कहा जाता है, र को लुंठित या प्रकंपित, ल को पार्श्विक या ईसत वर्ण। अब आपका जवाब है कि जो उच्चारण के दृष्टि से वह क्या है, तो बताइए ओष्ठ है कि कंठ तालव्य है कि दंतोष्ठ है कि कंठोष्ठ है? आपको ये जवाब देना है। आप जवाब देकर हमें बताइए कि इसका आंसर क्या है। बताइए, आपको हम बता दें इसका जवाब आपका जो होगा वह ओष्ठ तो नहीं होगा, ओष्ठ नहीं होगा, कंठ तालव्य भी नहीं होगा। कंठ तालव्य से जो उच्चारण किया जाता है ए आय का किया जाता है। किसका? ए आय का किया जाता है। दंतोष्ठ भी आपका दंतोष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ, यानी वह का जो उच्चारण स्थान है वह आपका आंसर दंतोष्ठ करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। कंठोष्ठ नहीं होता है, कंठोष्ठ आपका ओ औ होता है। क्या होता है? ओ औ को कंठोष्ठ कहते हैं, ए आय को कंठ तालव्य कहते हैं, और इन चारों को संयुक्त स्वर कहा जाता है। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। क्लियर बात हो गई। यहाँ पे जो आपका 7 नंबर क्वेश्चन है उसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, दंतोष्ठ कहा जाता है किसे? वह को। क्लियर? क्वेश्चन नंबर अगला 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। 8 नंबर पे आप देखिए क्या होगा जवाब। ठीक है, 8 नंबर पे बात होगी। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहता है? तो सबसे पहले देखिए हिंदी वर्णमाला में, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या पूछा गया। स्वरों की क्या है? संख्या कितनी है? तो स्वरों की संख्या कितनी है आप लोग जानते हैं। अभी मैं शुरुआत में ही बता दिया आपको कि ये वर्णमाला है, और आपका जो वर्णमाला होता है ये वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या पूछेगा। तो कुल संख्या वर्णों की कितनी है? आपका जवाब होगा वर्णों की संख्या सर 52 होता है। वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका स्वर होता है, क्या होता है? स्वर। दूसरा आपका होता है क्या? व्यंजन होता है। और स्वर की संख्या यदि पूछी जाएगी 11 बताना है। व्यंजन की यदि संख्या पूछी जाए तो आपका जवाब होगा 33। बस इतना ही बात आपके लिए महत्वपूर्ण थी, मैंने आपको बता दी। इसके बारे में भी मैंने बता दिया। अब आप देखिए कि स्वरों की संख्या कितनी होगी। 13, 10, 11, 12। आप देखिए स्वर की संख्या यहाँ पे कितना है? 11 है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
यानी स्वरों की संख्या क्या हो गई आपके 11। इस क्वेश्चन नंबर 8वां का जो जवाब है वह ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि आपके सामने मैंने एक फिगर डायग्राम बनाया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसकी कितनी संख्या है। तब यहाँ से देखने के बाद यदि यहाँ पर भी देख सकते हैं कि स्वर की संख्या वर्णमाला में कितनी होती है 11 होती है। ठीक है, क्लियर। और व्यंजन की संख्या 33, वर्णमाला की संख्या 52, मात्रा के आधार पर 3, जिह्वा के आधार पर 3, ओष्ठाकृति के आधार पर 2, मुखाकृति के आधार पर 4। कौन कौन से होते मैंने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 नंबर पे आज हम लोग बात करते हैं अभी, तो 9 नंबर का जवाब देने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, देख लीजिए। कह रहा है कि ये आय है, आय के उच्चारण में डा डा डाट और डा 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 डाट की सहायता ली जाती है। इसके उच्चारण में किसका सहायता लिया जाए? मैं अभी जो क्वेश्चन आपका नेक्स्ट ऊपर गया है, मैं उसमें क्या कहा कि आपका जो ए है और अ है, इन दोनों का जो उच्चारण स्थान होता है वह आपका होता है कंठ तालव्य। क्या होता है? कंठ तालव्य। और जो ओ है, औ है, ओ औ, इन दोनों का जो उच्चारण स्थान होता है वह आपका कंठ ओष्ठ होता है। क्या होता है? कंठ ओष्ठ होता है। ये जो बताया गया था। और इन चारों को क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहा जाता है। ये बात क्लियर हुआ। अब ये जो दिख रहा है ये महत्वपूर्ण डायग्राम है, इसे आप बनाएंगे। और यहाँ पे देखिए कि ए का उच्चारण क्या होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कंठ तालव। ऑप्शन में देखिए पहले में कंठ तालव है, दंत और ओष्ठ, अर्थात ऑप्शन नंबर पहला आपका क्या हो गया? गलत। दूसरा ऑप्शन देखिए कंठ तालव्य है, बिल्कुल है। आंसर इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा। और किसी में आप देख सकते हैं कंठ तालव है, नहीं है। कंठ तालव है, नहीं है। तो आपका जो आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी, यानी कंठ तालव दुनिया है, क्योंकि ए ऐ का उच्चारण कंठ तालव्य है, ओ औ का कंठोष्ठ है। और यदि चारों को मिला दिया जाता है तो वो बन जाता है क्या? संयुक्त स्वर। क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आइए 10 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका ये 10 है। कह रहा है कि च वर्ग, आप देखिए च वर्ग। अभी हम आपको ये बताए थे कंठ तालव मूर्धन्य दंत ओष्ठ, क च ट त प, बोले थे ना क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अभी मैंने लिखा भी था अगले क्वेश्चन में जो आगे। अब यहाँ पे च वर्ग या च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? तो कौन से वर्ग में आएंगे? तो आप देखिए पहला जो क वर्ग है वो कंठ में आता है, दूसरा जो है वो तालव्य वर्ग में आता है, और दूसरे को यहाँ पे देखिए अगर क वर्ग हो गया, ये क वर्ग हो गया, तो दूसरा आपका च वर्ग हो जाता है, च वर्ग। और यहाँ पे च लिखा हुआ है और च वर्ग आगे बढ़ेंगे, चरखा छता जहाज झन्ना। तो बताइए किस में आएगा? च। दंत वाले में आएगा, ये दंत में। यहाँ तो तालव्य लिखा हुआ है तो दंत में कहाँ से आएगा? आपका इसमें आएगा वर्ष में, कंठ में आएगा। आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, हम थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, यहाँ पे छोटा कर देते हैं ये। हाँ, क्वेश्चन नंबर इसको देखिएगा ध्यान से। तालव्य है, ये च वर्ग किस में आएगा आपका? मैंने बोला तालव्य, तालव्य में आएगा। अभी भी चित्र बनाए थे, क्योंकि ऑप्शन नंबर ये आपका डी दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने दोबारा इसको आपको बता रहे हैं। तो जो च वर्ग का उच्चारण स्थान है,
च वर्ग का जो ध्वनिया का उच्चारण स्थान है या वो किस वर्ग में आती है, तो आप जानते हैं क वर्ग में आता है, कंठ आता है। क्या आता है? कंठ। और कंठ से जितने क वर्ग हैं उनके उच्चारण किए जाते हैं। तालव्य, तालव्य में आपका क्या रहता है? च वर्ग। क्या आता है? च वर्ग। और च वर्ग में ही आपका आ जाएगा, देखिए यहाँ तालव्य लिखा हुआ है, तालव्य। यानी क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। पहला, दूसरा, तीसरा जवाब नहीं होगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर अब आते हैं। तो 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है उसे बताने का प्रयास करिए आप। क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है आपके सामने। अब 11 पे हम लोग बात करते हुए इसको देखेंगे कि ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है और कह रहा है कि वर्णमाला, वर्णमाला का कौन सा, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग, कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। यहाँ देखिए नहीं है लिखा हुआ है यहाँ पे कि कौन ऐसा है जो नहीं है। यहाँ देखिए वर्णमाला में कौन सा ऐसा अक्षर है जो पुल्लिंग नहीं है। जैसे कौन ऐसा यहाँ पे वर्ड है जो पुल्लिंग नहीं है, आप कमेंट करके बताइए कौन ऐसा वर्ड है जो पुल्लिंग नहीं है। तो अभी मैंने आपको आगे क्वेश्चन बताए थे कि जो आपका यहाँ पे डायरेक्ट यदि बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी, किसमें? ऑप्शन नंबर डी, कि जो ई है और ई है इसका मतलब क्या होता है? एक होता है ईकारांत। क्या होता है? ईकारांत। और एक होता है ईकारांत। ईकारांत होता है। एक क्या होता है? ईकारांत होता है। यहाँ पे हम इसको सही करते हैं थोड़ा। एक होता है ईकारांत, ईकारांत। और जो आपको ईकारांत और ईकारांत दिख रहा है यह दोनों से हमेशा स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। कुछ अपवाद हैं और आपका अपवाद का जो बात किया जाता है वहाँ पे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जब हम पढ़ते हैं लिंग, तब वहाँ पे हम बात करते हैं। यहाँ पे तो मुझे केवल बताना है कि कौन ऐसा वर्णमाला का वर्ड है या अक्षर है जो पुल्लिंग नहीं है। तो जब ये ईकारांत और ईकारांत इन दोनों का प्रयोग किसके लिए हो रहा है? स्त्रीलिंग की, तो ये पुल्लिंग नहीं होगा ना। तो ऑप्शन पहला वाला आपका क्या है? सही है। दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और आपका चौथा नहीं है, यानी कि यही नहीं है। तो आंसर आपका होगा नंबर 4। ये तो बात आपका ये जो तीनों दिख रहा है ऑप्शन ए, बी, सी, इन सब का प्रयोग आप कहाँ पे कर सकते हैं? पुल्लिंग में कर सकते हैं, लेकिन स्त्रीलिंग में आप इनका प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करते हैं। तो 12 नंबर क्या कहना चाहता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लीजिए, आगे 12 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है, जिन वर्णों का उच्चारण कैसा होता है? स्वतंत्र होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? अच्छा बताइए, मैं आपको यहाँ पे कह दिया कि ये स्वर है और ये क्या है आपका व्यंजन है और इसके ऊपर हम लिख दिए वर्णमाला है। क्या है ये? वर्णमाला है। अब आप देखिए तीनों को मैं आपको बता दे रहा हूं। जो वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित रूप को, वर्णों के व्यवस्थित रूप को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है, यानी किसी भी वर्ण की सहायता यह
नहीं लेता है, किसी भी वर्ड की सहायता नहीं लेता है, उसे आप लोग स्वर कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वर की सहायता से बोला जाता है, जो स्वर की सहायता से बोला जाता है उसे हम लोग क्या कह देते हैं? व्यंजन कह देते हैं। तो यहाँ पे स्वतंत्र कौन हो गया? स्वर हो गया। तो ऑप्शन में देखिए, पहला क्या है? व्यंजन। दूसरा क्या है? व्याकरण, यानी पहला ऑप्शन गलत, दूसरा गलत। तीसरा क्या है? बोली, बोली गलत, क्योंकि बोली की संख्या परीक्षा में पूछा गया है। तो बोली की संख्या पूछेगा तो क्या बताएंगे? 18। और उपबोली की भी संख्या पूछी गई है, तो उपबोली की संख्या क्या होती है? 5। यहाँ पे बोली आ गया तो मैं बता दिया। व्यंजन मैंने यहाँ पे बताया है। व्याकरण क्या है? अब आपका यहाँ पे दिख रहा है स्वर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी फॉर डॉग इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर जो 12 का आंसर होगा वह आपका स्वर होगा, क्योंकि मैं जब आपको यहाँ पे बातें कर रहे थे तभी आपको जवाब पता चल गया कि अगला क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा। क्लियर? अब अगले क्वेश्चन नंबर 13 की हम चर्चा करते हैं। अब प्रश्न 13 नंबर का जवाब आप लोग क्या देते हैं इसे देखते हैं। आइए, तेरह नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर ये आपका 13 है। ये देखिए, कह रहा है कि द अ प्लस क प्लस प प्लस अ ये मिलकर क्या बनेगा? बताइए, इसका जवाब दीजिए आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग इसका जवाब दे पाएंगे। पहला है दकस, दकस बनेगा। दूसरा ढा, ये बनेगा। तीसरा दकस, ये बनेगा। चौथा दक्ष, ये बनेगा। कौन सा आंसर आपको बनेगा या कौन सा इसमें ऑप्शन है जो इनको मिलाने से बनाया जाएगा? बताइए, यहाँ पे हो कौन सा शब्द बनेगा? तो हम देख रहे हैं कि जब अगर यदि दक्ष लिखा जाए, क्या लिखा जाए? दक्ष। ये दक्ष लिख दिया गया है, इन्हें वर्ण विच्छेद होता है। क्या होता है? एक वर्ण विच्छेद होता है। तो वर्ण विच्छेद में जब पहले करते हैं द, फिर द के बाद क्या आ रहा है? अ। तो यहाँ देखिए, द के बाद अ है। फिर यहाँ पे ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन है कि नहीं? तो संयुक्त व्यंजन आप जानते हैं कि ऐसा संयुक्त व्यंजन होता है जो क्षत्रिय होता है। यह दो वर्णों के योग से मिलकर बना है। क प्लस मूर्धन्या स से मिलकर क्या बनता है? क्षत्रिय बनता है। इसलिए यहाँ पे आपका जो कि क आया है, क्या आया है? प्लस क प्लस, फिर उसके बाद प, क्या है? प है, देखिए प है प्लस और। अब आप देख सकते हैं कि इनको आपस में हम यदि मिलाएं तो ये बन जाएगा दक्ष। यानी आपका क्वेश्चन नंबर जो 13 का आंसर होगा वह ऑप्शन डी होगा। करेक्ट आंसर आपका डी फॉर डॉग। यानी कि हम यदि इसे आपस में मिलाएं तो ये बराबर क्या बन जाएगा? दक्ष बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दक्ष यहाँ पे बन जाएगा। जैसे मैं यदि आपको एक उदाहरण दे दूं, कमल लिखा हुआ, क्या लिखा है? कमल। कमल वर्ड से मिलकर बना है क धन म धन ल, बराबर क्या बन गया? कमल। ये शब्द बन गया, यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग शब्द कहते हैं। अब यदि कमल का वर्ण विच्छेद करना हो, क्या करना हो? वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद में आपका हमेशा होता है क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ। ये आपका वर्ण विच्छेद हुआ। देखिए, जिस प्रकार से कमल का वर्ण विच्छेद ये हुआ है, उसी प्रकार से द हलंत प्लस अ प्लस क हलंत प्लस प हलंत प्लस अ मिलकर क्या बनता है? दक्ष बनता है। आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर डी हो गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन पर अब हम चर्चा करते हैं, प्रश्न संख्या 14 पर। तो 14 नंबर पे आइए।
14 नंबर देख लीजिए, बोर्ड पे दिख रहा है आपके। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहना चाहता है? 14 नंबर को बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है 14 और यहाँ पे है आड़ा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। ये आपका यहाँ पे फिर उच्चारण स्थान आ गया और कह रहा है कि उच्चारण स्थान और वर्ग है। अब देखिए उच्चारण स्थान के साथ वर्ग भी छांटना है। ये वर्ग छांटना है कि कितने नंबर पर आएगा ये। तो आपका पहला है कि देखिए ट वर्ग में टमाटर, ठठेरा, डलिया, ढकना। ये आपका यदि ट वर्ग देखा जाए, ट वर्ग, इस वर्ग को हम लिख देते हैं। इसमें टमाटर है, ठठेरा है, डलिया है और ढकना है। इस वर्ग का यहाँ पे बात हो चुकी है। देखिए यहाँ पे आपको बोर्ड पे साफ साफ दिख रहा है। तो इसमें आप जानते हैं कि ये पहला नंबर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये नंबर 4 है। टमाटर, ठठेरा, डलिया, एक ढकना आता है। फिर से लिख रहे हैं, इसका पूरी बात को हम फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए ट वर्ग में क्या क्या आता है, तो आप देखिए टमाटर है, ठठेरा है, डलिया है, ढकना है, आड़ा है। 5 वर्ड होते हैं ना। कितने वर्ड होते हैं? 5। 1 2 3 4 5। और ट वर्ग है तो कंठ तालव। ये क्या है? उच्चारण स्थान क्या है इसका? मूर्धा या मूर्धन्य हम कह सकते हैं, बिल्कुल। अब देखिए पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ये 4 है और ये 5 वर्ग है। अब यहाँ पे पहले तो ये ढ है, इस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है ये तो हमें पता चल गया है। लेकिन यहाँ पे उच्चारण स्थान का नाम दिया रहता तो हम मूर्धन्य ऑप्शन में मार देते। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में मूर्धा है ही नहीं और यहाँ पे पूछा गया कि वो स्थान कौन सा है उस वर्ग का। तो आप देख सकते हैं क्या नंबर पे है? 1 2 3 4 नंबर पे है कि नहीं? तो 4 नंबर यानी ट वर्ग का चौथा वर्ड, ट वर्ग का दूसरा नहीं है, ट वर्ग का तो होगा ही नहीं, ट वर्ग का तीसरा भी वर्ड नहीं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर जो 14 का आंसर है वह ट वर्ग का चौथा वर्ड आपका ढ है। देख सकते हैं वहां पर और यहाँ पे इसका जवाब है। क्लियर? यानी क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा, पहला ही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 पर बात करते हैं आज हम लोग। तो 15 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? ये आपका 15 नंबर कह रहा है कि लिपि चिन्ह के क्रमबद्ध, लिपि चिन्ह के क्या क्रमबद्ध जो समूह लिखा हुआ है, क्या समूह को आप क्या कहते हैं? तो बताइए क्या कहेंगे समूह? जो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध का जो समूह है उसे आप लोग क्या कहेंगे बताइए। पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है। पहला कह रहा है कि वर्णमाला कहेंगे। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि हाँ पहला तो वर्ण समूह है, दूसरा वर्णमाला है। तीसरा आपका है कि अक्षर कहेंगे। चौथा आपका है कि वर्ण कहेंगे। क्या बोलेंगे? जो लिपि चिन्ह है, लिपि चिन्ह जैसे मैंने कहा जो ये क है, ख है, ग है, ये चिन्ह है लिपि का। और आप जानते हैं कि हिंदी कौन सा लिपि में है? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। और देवनागरी लिपि का जो प्राचीन नाम होता है वह नागरी लिपि होता है। क्या होता है? नागरी। अब इसके क्रमबद्ध समूह को आप क्या कहेंगे? वर्ण समूह नहीं कह सकते हैं, क्या कहेंगे? वर्णमाला कहते हैं, क्योंकि यहाँ क्रमबद्ध बोला गया है, क्रमबद्ध समूह को। अभी मैंने अगला क्वेश्चन जो बढ़ाया है, यानी जिसमें हमने कहा स्वर की परिभाषा व्यंजन, जो स्वर की सहायता लेता है वह व्यंजन होता है, जो किसी की सहायता नहीं लेता वह स्वर होता है, और वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है वही वर्णमाला होता है। तो यहाँ पे क्रमबद्ध हो गया, व्यवस्थित हो गया। तो लिपि में जो चिन्ह के क्रमबद्ध समूह होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जो आपका यहाँ पे आंसर होगा वह आपका क्या हो जाएगा? वर्णमाला कहा जाता है। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर? अगला क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? देखिए 16 प्रश्न जो है 16 नंबर, और 16 नंबर क्या है कि हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वर, क्या बोला गया? ह्रस्व स्वरों की
संख्या। मैंने आपको बताया है कि जो मात्रा के आधार पर स्वर के भेद, स्वर के क्या है भेद, जो मात्रा के आधार पर स्वर के भेद आपको पूछा जाएगा तो वह आपका जवाब होगा कि मात्रा के आधार पर स्वर के क्या भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। अब इनका नाम क्या है, 1 2 3। एक का नाम है हरस्व, क्या नाम है हरस्व, एक होता है दीर्घ स्वर और एक होता है पुलुत स्वर, ये 3 होते हैं। हरस्व स्वर की संख्या पूछेगा 4, दीर्घ स्वर की संख्या पूछेगा 7। इनकी संख्या इनफिनाइट है, मापक नहीं है, ठीक है। इसमें कौन कौन सा आता है हरस्व में, तो आपका आता है, हम कह सकते हैं अ है, ई है, उ है और री। ये चारों जो दिख रहा है ये हरस्व है। और साथ में कौन कौन से आते हैं, आ है, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो दिख रहा है ये सातों के साथ आपके क्या है, दीर्घ। हमसे पूछा क्या गया है, हरस्व, तो हरस्व स्वर की संख्या पूछा गया है और यहाँ पे हरस्व स्वर की संख्या कितनी है, 4 है। ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे, कौन सा ऑप्शन में 4 है, यहाँ 2 है नहीं है, 7 है नहीं है, 11 नहीं है, 4 है बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा डी। क्लियर हुआ। ये चित्र मैंने आपको पहले ही बनाया है, मैं आपको वर्णमाला जब पढ़ाया हूँ, वर्णमाला का यदि आप वीडियो देखे होंगे तो ये सारे सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ से आपके जो सवाल हैं, चाहे यूपीपी के दीजिए, लेखपाल का चकबंदी लेखपाल, राजस्व लेखपाल, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर या चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट, या हम कहते हैं आरओ, आरओ जो उसमें 6 अधिकारी का होता है, या जूनियर असिस्टेंट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का, उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर है, एसएससी जीडी है, किसी का एग्जाम दीजिए, टेट, सी टेट, सुपर टेट, पेट का, किसी का दीजिए, मतलब आपको वर्णमाला से 1 से 2 सवाल देखने को मिलते हैं। और जितने क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं इस सीरीज में वे सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 नंबर क्या कह रहा है, देखिए 17 नंबर क्या कहना चाहता है, इस पे हम अब चर्चा करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर ये 17 है। अभी ऐसी कौन सी 2 मात्राएं लिखा है, ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु, कह रहा है कि ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेशन स्वर, क्या कह रहा है, समावेशन स्वर बोला गया है, समावेशन स्वर में नहीं किया गया है। तो मैंने आपको बताया जो स्वर की संख्या होती है, स्वरों की संख्या अभी मैं बताया हूँ, स्वरों की संख्या को क्या होती है, 11 होता है, 11। यानी स्वर की श्रेणी से 2 एक अंक है और एक अ है, इन दोनों को स्वर की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया, इनका नामकरण किया गया कि अंक को क्या कहा जाता है, अनुस्वार कहते हैं, अ को क्या बोला जाता है, विसर्ग कहते हैं, और इन दोनों को क्या बोला जाता है, अयोग वाह कहते हैं। क्या कहते हैं, अयोग वाह कहते हैं। ये लीजिए आपका जो ये आंसर था मैंने यहाँ पे दर्शा दिया। अब आप देख सकते हैं कि समावेशन तो स्वर की संख्या में इनका दोनों का नहीं हुआ है। यदि इन दोनों का समावेशन कर दिया जाए तो स्वरों की जो संख्या थी पहले वो कितनी थी, 13 थी, लेकिन हमेशा वर्तमान में 11 होती है, इनको बाहर निकाला गया है। तो यहाँ पे देखिए ये है नहीं है, पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत। दूसरा में देखेंगे ये तो दिख ही नहीं रहा, ये तो एकदम गलत है। तीसरा में देखिए, तीसरा में मिल गया, तीसरा में है, बिल्कुल है भैया। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का जो जवाब है वह आपका सी जवाब है, हमें आगे देखने की आवश्यकता ही नहीं।
क्लियर। यदि मुझे पता चल गया कि अंक और अह का जो है समावेशन स्वर में नहीं किया गया है, इसीलिए आपको अंक अह यानी इन दोनों का समावेशन अयुग्मा, अंक को अनुस्वार अह को विसर्ग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 17 है उसका जवाब आपका ऑप्शन सी है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 पर अब हम चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं 18 जो संख्या है प्रश्न की, उसका जवाब आप क्या देते हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 18 पे। 18 नंबर देखिए आपके सामने है और 18 नंबर का जो प्रश्न है इसका जवाब दीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। कह रहा है कि उच्चारण के दृष्टि से, उच्चारण के दृष्टि से संबल, क्या लिखा हुआ है, संबल ध्वनि, संबल ध्वनि कौन सा वर्गीकरण है। कह रहा है कि जो ये संबल ध्वनि दिख रहा है, ये संबल ध्वनि, इसका कौन सा वर्गीकरण है, उच्चारण की दृष्टि से बताना है। तो बताइए कौन सा है। आपके सामने है संयुक्त ध्वनि है, द्वित है, युग्मक है, संप्रेक्ष ध्वनि है। तो आपको पता है कि जो संयुक्त ध्वनि होता है वह आपका छत्री होगा या त्रिशूल, ज्ञानी, श्रय या ए, ऐ, ओ, औ, ये है आपका। और द्वित व्यंजन की बात यदि हो रही है तो द्वित एक द्विगुण व्यंजन होता है। ये क्या होता है, द्विगुण व्यंजन। लेकिन ये द्विगुण व्यंजन नहीं, ये द्वित व्यंजन है जिसे गुच्छा व्यंजन भी कहते हैं। और इसमें जैसे इसका हम यदि एग्जाम्पल यहाँ पे देखा जाए तो इसमें आपका आ जाता है दिल्ली, क्या जाएगा, दिल्ली। पप्पू भी आ जाएगा, क्या जाएगा, पप्पू। बच्चा क्या जाएगा, बच्चा। ये जो द्वित व्यंजन देख रहे हैं, नहीं, एक ही वर्ड दो बार लगातार है तो इसी को द्वित व्यंजन कहा जाता है, या इसका दूसरा नाम है गुच्छा व्यंजन। क्या है, गुच्छा व्यंजन भी कहते हैं। और द्विगुण व्यंजन का दूसरा नाम है उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या है, उत्क्षिप्त व्यंजन। क्लियर। तो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन गलत, दूसरा गलत, तीसरा भी गलत। युग्मक ध्वनि नहीं है। युग्मक कौन था, मैंने अभी अभी आगे बताया था। आपका तब हो जाएगा संप्रेक्ष ध्वनि। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करेक्ट हो जाएगा। कि उच्चारण की दृष्टि से जो संबल ध्वनि है वह संप्रेक्ष ध्वनि है। कौन सा है, संप्रेक्ष ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर जो 18 है वह आपका जवाब है संप्रेक्ष ध्वनि। ऑप्शन नंबर डी को आप देखिए बोर्ड पर और वही आपका आंसर है राइट। अगला क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं। आइए 19 नंबर पे आते हैं। 19 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 19। किस स्वर के उच्चारण में, कह रहा है कि स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। क्या लगता है, अधिक समय लगता है। कौन ऐसा स्वर का उच्चारण में दीर्घ स्वर जो है उससे भी अधिक समय लगने लगेगा। उससे अधिक समय किसमें लगता है, जो दीर्घ स्वर है। अभी मैंने बताया एक होता है ह्रस्व, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है प्लुत स्वर। यही है मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। इनकी संख्या 4 बताए थे, इनकी संख्या 7 होती है, इनकी संख्या आपको दर्शाया नहीं गया था। ह्रस्व स्वर का मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगता हो, या हम कह सकते हैं ऐसा वर्ण जिनका उच्चारण करते समय कम से कम समय लगता हो, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ किसे कहते हैं, जिनका उच्चारण करते समय 2 मात्रा का समय लगे। किसका, 2 मात्रा यानी द्विमात्री का समय लगता है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर दूसरा डेफिनेशन देखा जाए तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता हो उसे कहा जाता है दीर्घ स्वर। अब प्लुत स्वर किसे कहते हैं, 3 मात्रा का समय लगता है, जिनमें कितना 3 मात्रा का समय लगता हो।
या हम कह सकते हैं कि जिनका उच्चारण करते समय ह्रस्व और दीर्घ स्वर इन दोनों से अधिक समय लगता हो, उसी को हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, क्या कहते हैं? ओम। संगीत अलापने में, किसी को पुकारने में, रमेश है तो रमेश बुलाएंगे, रमेश। अगर हम कहते हैं रमेशवा, ये आ की आवृत्ति अधिक बार हो गई, सुरेशवा। तो ये जो लास्ट का वर्ड है खींच रहे हैं, यही आपका प्लुत होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दीर्घ स्वर से अधिक समय किसमें लग रहा है? प्लुत में लग रहा है। तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? ह्रस्व होगा? नहीं होगा। प्लुत होगा? बिल्कुल होगा। आंसर करेक्ट 19 का ऑप्शन नंबर बी आपका होगा। अनुस्वार अनुनासिक होता नहीं है। मैंने बताया अनुनासिक जो 5वां वर्ड को कहते हैं, जो कचट तक का 5वां वर्ड होता है। अंगा हो गया, जैसे म हो गया, आड़ा हो गया, न हो गया, ये सब है। अनुस्वार हम अभी बताए हैं कि अंक को अनुस्वार कहते हैं, अह को विसर्ग कहते हैं। तो ये हो नहीं सकता है आपका। हर स्वर में आपका कम समय लगता है, तो आंसर कौन होगा? प्लुत स्वर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, राइट। अगला क्वेश्चन नंबर 20 की चर्चा करते हैं। आइए 20 नंबर पे देखिएगा क्या कह रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन 20, ये आपका 20 नंबर है। सवाल नंबर 20 पे हम आ गए। तो कह रहा है कि जो वर्णमाला में स्पर्श, क्या है वर्णमाला में? स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? लीजिए, अभी मैंने बताया स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो मैंने आपको ये जो ट्रिक है, ये हम कहते हैं ट्रिक। क्या है ये आपका? ट्रिक। ट्रिक का नाम क्या था? क च ट त प, यही ट्रिक है। अब इस ट्रिक में कचट तक क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, तो 5 वर्ड होते हैं। ये देखिए 5, 1 2 3 4 5। और यदि देखा जाए क, ख, ग, घ, अंगा, ये भी आपके 5 वर्ड हो गए। तो 5 का गुणा 5 में होगा तो क्या निकलेगा? 25। इसी 25 को हम लोग कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या तब आपके सामने कितना निकल कर आया है? 25। ऑप्शन में देखिए 25 कहाँ है? ये आपका 30 होगा नहीं, 20 भी नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा। क्या होगा आपका? ये आंसर करेक्ट ऑप्शन नंबर सी आपका 25 संख्या स्पर्शी व्यंजनों की होती है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है करेक्ट वह आपका सी है। क्लियर? आपका यहाँ से मैंने दर्शाया, समझाने का प्रयास किया ताकि आप ये बात को समझ लें अच्छे से। और ये सारी बातों को मैंने पहले भी समझा रखा है। क्लियर? आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है 21 यानी 21 नंबर। 21 नंबर को देखिए क्या कह रहा है। 21 नंबर तो प्रश्न संख्या, अब हम आ गए हैं 21 पे। और प्रश्न संख्या 21 क्या कहना चाहता है? कह रहा है ये जो स्वर है, कौन स्वर है? ए ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? लीजिए, अभी हम ऐसे सवाल का जवाब आपको देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यदि आप चालाक स्टूडेंट होंगे तो इसका जवाब आपको मिल चुका है कि ए ऐ का उच्चारण स्थान क्या है। तो बताइए क्या है? दंतोष्ठ है, ओष्ठ है, कंठोष्ठ है, कंठ तालव्य है। तो मैंने अभी आपको बताया था ये आपका आंसर 21 का ऑप्शन ए राइट है, कंठ तालव्य है। क्योंकि मैं कहा हूँ ए ऐ का उच्चारण स्थान होता है कंठ तालव्य होता है। क्या होता है? कंठ तालव्य। फिर एक बार मैं बता दे रहा हूँ, ओ औ का जो उच्चारण स्थान होता है वह आपका होता है कंठ ओष्ठ। क्या होता है? कंठ ओष्ठ होता है। और यदि चारों को आपस में मिला दिया जाए तो ये चारों क्या कहलाने लगते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं। क्या होते हैं? संयुक्त स्वर कहलाने लगते हैं।
क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ पे कई सवाल आपके मिल गए कि कंठ तालव्य क्या होता है, कंठोष्ठ क्या होता है, संयुक्त स्वर क्या होता है, संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, तो चारों का नाम क्या है, ये देखिए चारों का नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 22 पे बात करते हैं। 22 प्रश्न संख्या 22 आ गया है आपके सामने। 22 का जवाब आप बताइए। जो हिंदी शब्दकोश में ये देखिए क लिखा है, क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? क के बाद कह रहा है कौन सा व्यंजन दिखाई देता है, व्यंजन कौन सा दिखाई देता है? आपको अभी हम बताए हैं कि ख दिखेगा छतरी, ये देखिए संयुक्त जो व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या देखा जाए तो 4 होती है, छतरी, त्रिशूल, ज्ञानी और श्र, यही चारों हैं। यही आपका क्या है, ये आपका संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, यह आप जानते हैं कि क हलन मूर्धन्य स से मिलकर बनता है, और ये आपका त प्लस र से मिलकर बनता है। ज्ञानी जो है ज प्लस यहाँ से मिलकर बनता है, और स्र जो है तालव्य स प्लस र से मिलकर बनता है। तो अब यहाँ से आप देख लिए, आपका आंसर यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा कि क से पहले कौन सा वर्ड आता है। तो आपका आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसका आंसर कौन है, देखिए आपका छतरी है। तो पहला वाला जो आपका है यहाँ पे देखिए बनाया गया है कि छतरी से पहले क से पहले कौन सा वर्ड आता है, आपका छतरी आता है। देखिए मैंने आपके कई एंगल से दिखाने का प्रयास किया है, दर्शाया है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बी फॉर बॉल यानी छतरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, 23 नंबर क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न संख्या 23। आप आते हैं प्रश्न संख्या 23 पे। 23 प्रश्न का है नंबर कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को आप किसे माना जाता है, किसे माना जाता है, या आप कह सकते हैं लघुत्तम सार्थक इकाई किसे कहते हैं, ये कह सकते हैं आपको। जो आपका ये जो वर्ड है क ख, ये आपका क्या है, वर्ड है। यदि इसे व्यवस्थित क्रम में रखा जाए, कैसे रखा जाए, व्यवस्थित क्रम में रखा जाए, तो व्यवस्थित क्रम में यदि हम रख दें तो बन जाता है, क्या हुआ, शब्द बन जाता है। क्या बन जाता है, शब्द। और यदि हम इसी को जैसे कमल लिखना है, क धन म धन ल बराबर क्या बन गया, कमल। यह कमल एक क्या बन चुका है, शब्द बन चुका है। नयन लिखना है, न ध य ध न, अभी बन जाएगा क्या आपका, नयन बन जाएगा। नयन आपका क्या बन चुका है, इसमें शब्द। अगर यही हम कह देते हैं कि कमल कीचड़ में खिलता है, कमल कीचड़ में खिलता है, अब आपका ये क्या बन गया, ये वाक्य बन गया, एक सेंटेंस बन गया। क्या बन गया, ये वाक्य बन गया कि नहीं, एक वाक्य बन गया। अब आपका लघुत्तम, इसी को हम लोग सबसे छोटी इकाई कहते हैं इसको, और हम ये जो व्यवस्थित क्रम से बना है शब्द, इसी को हम लोग कहते हैं सार्थक लघुत्तम इकाई कहते हैं। और जो वाक्य बना है इसे पूर्णतम इकाई कहा जाता है। क्या, पूर्णतम इकाई कहा जाता है। तो लघुत्तम सार्थक इकाई किसे कहते हैं, हम लोग शब्द को कहेंगे। किसे कहेंगे, ये है आपका शब्द। क्वेश्चन नंबर 23 का जो ऑप्शन है वो करेक्ट आपका बी फॉर बॉल। क्लियर, हमने आपको शब्द भेद पढ़ाए हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। शब्द सार्थक, निरर्थक, रूढ़, यौगिक, योग, रूढ़वाचक, लक्षणा, व्यंजना, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। उसके बाद में विकारी, अविकारी, जो अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये विकारी है। अव्यय, क्रिया, विशेषण, संबंध, समुच्चय, विस्मय आदि बोले। क्लियर। अब हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 24। आइए 24 पर बात करते हैं। 24 नंबर को देखिए। 24 नंबर क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए बोर्ड पे। 24 नंबर पे आ गए हम लोग कि निम्न में से द
दंत वर्ड कौन सा है? ऐसा कौन सा वर्ड है जो दंत है? कौन है? दंत। और आप जानते हैं कि एक तो दंत में आता है जो हम कहेंगे ये पहला है क वर्ग कंठ, च वर्ग तालव्य, क च ट वर्ग कंठ तालव्य मूर्धन्य, क च ट त वर्ग को ही दंत कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? दंत कहते हैं इसी को। इसके नीचे जो प वर्ग है ये ओष्ठ। अब इसमें देखिए तकली है, हन, दिवात, धनुष, न, इन वर्णों को तो हम लोग कहते हैं दंत। क्या कहेंगे? ये दंत। कहीं भी तकली, थन, दिवात, धनुष, नल इसमें दिख रहा है? दिख रहा है? देख लीजिए पहले। नहीं दिख रहा है। यदि दिखता तो हम मान देते कि यही तो है दंत ध्वनिया, यही तो है दंत वर्ण, लेकिन दिख ही नहीं रहा है। जब नहीं दिख रहा है तो आपको एक बात बताया गया था, जो ऊष्म व्यंजन होता है, ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन? तो आपको बताया गया था श, ख, श, ह, ये 4 होते हैं। ये आपके हो गए क्या? ऊष्म व्यंजन हो गए। और इसका नाम आपको मैंने नाम भी बताया था। इन सब का नाम क्या है? इसका नाम है तालव्य। क्या है? तालव्य, जिसे तालु कहते हैं। इसका नाम है आपका मूर्धन्य, जिसे मूर्धा भी कहा सकते हैं, मूर्धा भी कहा जाता है, आप जानते होंगे। और इसी वाले स को कहते हैं दंत स। कौन सा? दंत। और इसको काकल्य वर्ण भी कहा जाता है, और काकल्य को कंठ भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? कंठ भी कहते हैं। अब आपका जवाब उम्मीद है कि यहाँ पे पता चल गया कि कौन सा है दंत। आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट, बी फॉर बॉल। यानी क्वेश्चन नंबर जो 24 है उसका आंसर आपका बी है। ये जो स दिख रहा है, इस स का जो नाम है वह दंत स है। क्या नाम है? दंत स होता है, यानी दंत वर्ण होता है, इसी को हम लोग दंत कहते हैं। क्लियर? यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 24 था उसका आंसर आपका राइट है, बी फॉर बॉल। आपका कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत होता है। और यहाँ पे हम जानते हैं कि ये तालव्य है, ये मूर्धन्य, ये दंत है, ये काकल्य या काकल्य का दूसरा नाम कंठ है, मूर्धा का दूसरा नाम मूर्धन्य है। क्लियर? और तालव्य का तालु। आइए इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर पर बात होगी। अब तो आइए देखते हैं 25 नंबर की बात करते हैं। 25 नंबर पे आप लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 25 का आपको जवाब देना है। निम्न में अनुनासिक वर्ड कौन सा है? ये देखिए क्या है? अनुनासिक। अभी मैंने आपको बताया है कि अनुनासिक वर्ड कौन सा होता है। अनुनासिक मतलब कचट तक का जो प्रत्येक 5वां वर्ड कौन सा है? 5वां वर्ड को अनुनासिक कहते हैं। 5वां वर्ड को क्या कहते हैं? अनुनासिक। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका जो उच्चारण होता है वह नाक पलस मुख के सहायता से होता है। किससे होता है? नाक पलस मुख के सहायता से किया जाता है। इसीलिए इसको अनुनासिक या पंचमा अक्षर कहा जाता है। तो म है 5वां वर्ड, तो थ है नहीं, ब है नहीं, प है नहीं, तो म को ही कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुनासिक म को ही कहा जाएगा, क्योंकि यही 5वां वर्ड है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 25 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी। क्योंकि यदि देखा जाए 5वां वर्ड तो यहाँ पे देखिए क, ख, ग, घ, अन्ना, ये 5वां वर्ड है। अगर देखा जाए चरखा है, छाता, जहाज, झन्ना है, झन्ना, इया, ये आपका 5वां वर्ड है। फिर कचट ट वर्ग, टमाटर, ठठेरा, डलिया, ढकना, आड़ा, ये आपका 5वां वर्ड है। ये आपका तकलीफ, फन, दिवात है, धनुष है, नल है, ये आपका 5वां वर्ड है। फिर पतंग है, फल है, बकरी, भट्ठी और मछली, ये आपका 5वां है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे दर्शा दिया था बना के कि कचट तक का जो 5वां वर्ड है
उसी का नाम है क्या? ये पांचवा वर्ड का नाम क्या होता है जानते हैं? इनको क्या कहते हैं? अनुनासिक कहा जाता है। क्या कहते हैं? अनुनासिक, या इसका दूसरा नाम है पंचमाक्षर। क्या नाम है? पंचमाक्षर। तो यही तो आपका वर्ग है। इस वर्ग को मैंने पहले ही पढ़ा रखा है, आप देख सकते हैं थ्योरी क्लास में, प्ले लिस्ट में जाकर के। क्वेश्चन नंबर जो 25 है वो आपका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। आज की सीरीज में हम आपके लिए 25 क्वेश्चन लाए थे। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस सीरीज को बेहतरीन तरीके से तैयार करके आप लोग इसका जवाब दिए होंगे। ओके, रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में आप सभी का हमेशा स्वागत रहेगा। थैंक यू।